गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है दिलकुश शर्मा और आज क्लास है बीए फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम पेपर सेकंड राजस्थान का भूगोल। इसके अंतर्गत हमारा पॉइंट था राजस्थान का अफवाह तंत्र। जो अफवाह प्रणाली है राजस्थान की, उसमें हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियां पढ़ ली थी। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हमने क्या कर ली थी, पढ़ ली थी। और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियां भी हमने पढ़ ली। और अब जो तीसरे प्रकार की हैं अंतः प्रवाह वाली नदियां, अब हम इनका अध्ययन करेंगे। इन नदियों के अंतर्गत मुख्य रूप से जो नदियां आती हैं उसमें प्रमुख है घग्गर नदी। पहली है घग्गर नदी। ठीक है, यह नदी हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से, हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर, हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर शिमला के पास कालका के निकट, शिमला एक पर्यटन स्थल है, शिमला के पास कालका के निकट से निकलती है, कालका के निकट से निकलती है। हिमालय की जो शिवालिक जो पहाड़ियां हैं उनमें शिमला जो एक नगर है उसके पास कालका एक टूरिस्ट वाला ही स्थान है, वहां से ये निकलती है। जो अंबाला, पटियाला, हिसार जिलों में प्रवाहित होती हुई, हिसार जिलों में प्रवाहित होती हुई राजस्थान के गंगानगर जिले में, राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, यह है हनुमानगढ़ के पश्चिम में लगभग, यह है हनुमानगढ़ के पश्चिम में लगभग 3 किलोमीटर दूर प्रवाहित होती है। ठीक है, यह नदी
अपने स्रोत उद्गम स्थल से, अपने उद्गम स्थल से 465 किलोमीटर प्रवाहित होकर रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। ठीक है, देखो यह नदी सरस्वती नदी का जो पुराना जो मार्ग है उसमें प्रवाहित होती है और इस नदी का नाम है घग्गर नदी। अब ये जो घग्गर नदी है, जो इंडिया का जो मैप है, यहां पे है शिवालिक की पहाड़ियां, यह है शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक, और शिवालिक की पहाड़ियों के आगे ही लघु हिमालय है, फिर बृहद हिमालय है, ये बृहद हिमालय है यहाँ पे, और ये है ट्रांस हिमालय। तो हिमालय के 4 भाग हैं, नीचे से शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय के आगे से मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और फिर इससे ऊपर जस्ट ऊपर की ओर है बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय के जस्ट उत्तर की ओर है ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो जो हिमालय की जो सबसे छोटी जो श्रेणी है, जो ऊंचाई की दृष्टि से सबसे छोटी है, सबसे नीची है, उसको बोलते हैं शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, इस शिवालिक श्रेणी में जो हिमाचल प्रदेश है उसकी राजधानी है शिमला। ठीक है, क्या नाम है? शिमला नाम है। अब ये जो शिमला जो स्थान है, टूरिस्ट वाला स्थान है, इसी के पास में कालका एक छोटा सा कस्बा है, कालका। ठीक है, ये भी क्या टूरिस्ट वाला स्थान ही है। तो शिमला बड़ा है इसलिए बोलते हैं शिमला के पास वाला जो कालका जो स्थान है वहां से ये नदी निकलती है। अब ये जब ये नदी यहाँ से निकलती है तो कहाँ आती है? पहले पंजाब में आता है, और पंजाब में कौन कौन से? अंबाला और पटियाला। और फिर ये हरियाणा के हिसार जिले में प्रवेश करके, हरियाणा के हिसार जिले में प्रवेश करती हुई ये राजस्थान में प्रवेश करती है। अब ये राजस्थान कहाँ है? देखो ये राजस्थान है, ये देखो ये है, ये राजस्थान है। अरे राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रवेश करती है ये हमारा राजस्थान है। ये यहाँ पे जब प्रवेश करती है तो ये गंगानगर जो जिला है जहाँ पे ये प्रवेश करती है, और ये जो नाम है टिब्बी, टिब्बी बोलते हैं या टिब्बा बोलते हैं, इस नामक स्थान पर ये गंगानगर में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो पंजाब जो हरियाणा के ज़िले हैं अंबाला, पटियाला और हिसार, हिसार है हरियाणा का और पंजाब के है अंबाला और पटियाला, होती हुई ये गंगानगर में प्रवेश करती है। जो राजस्थान का जो ज़िला है गंगानगर, उसमें ये प्रवेश करती है। यह है हनुमानगढ़ के पश्चिम में। अब ये जो यहाँ पे गंगानगर के बाद में जो हनुमानगढ़ ज़िला है उसके पश्चिम में लगभग 3 किलोमीटर दूर प्रवाहित होती है। अब मान लो ये हनुमानगढ़ है तो इसका जो ये तो पूर्व की दिशा हो गई और ये हो गई पश्चिम की ओर। तो हनुमानगढ़ जिले से कितनी किलोमीटर दूर बहती है? ये 3 किलोमीटर दूर प्रवाहित होती है। जो यह नदी है अपने उद्गम स्थल से, मान लो यहाँ से ये निकल कर, ये यहाँ से निकल कर कितनी किलोमीटर प्रवाहित होती है? 465 किलोमीटर प्रवाहित होकर ये रेगिस्तान जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो रेगिस्तान है वहाँ पर ये आके क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। इस प्रकार ये हमारी घग्गर नदी
प्रवाहित होती है। अब घग्गर नदी के बाद में आती है कांतली नदी। घग्गर नदी के बाद में आती है कांतली नदी। अब एक कांतली जो नदी है ये भी क्या है, अंतः प्रवाह वाली नदी है, अंतः प्रवाह वाली नदी है कांतली नदी। कांतली नदी यह नदी सीकर जिले की खंडेला की जो पहाड़ियां हैं, खंडेला की पहाड़ियां कहां पे है, सीकर में। यह नदी खंडेला की जो पहाड़ियां हैं, खंडेला बेल बूटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान में। तो जो खंडेला जो कस्बा है, जो शहर है सीकर का, वहां की जो पहाड़ियां हैं उनको बोलते हैं खंडेला की पहाड़ियां। वहां से ये नदी निकलती है जो तोरावाटी उच्च भूमि पर प्रवाहित होती है, जो तोरावाटी उच्च भूमि में प्रवाहित होती है। सीकर झुंझुनू में लगभग ये 100 किलोमीटर बहने के बाद चूरू जिले की सीमा में जाकर विलीन हो जाती है। सीकर झुंझुनू, सीकर झुंझुनू में लगभग 100 किलोमीटर प्रवाहित होकर सीकर झुंझुनू में लगभग 100 किलोमीटर प्रवाहित होकर चूरू जिले की सीमा पर, चूरू जिले की सीमा पर विलीन हो जाती है। विलीन हो जाती है। अब ये देखिए, जो तोरावाटी जो क्षेत्र है वो कहाँ है। हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी में तोरावाटी, मेवाड़, मारवाड़, उपरमाल, बांगड़, वांगड़, ये आदि क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र विशेष की विशेषता के आधार पर ये नामकरण किए गए हैं। अब देखिए राजस्थान में ये कहाँ है। देखिए मान लिया ये हमारा क्या है, राजस्थान है, ठीक। मान लिया ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है। अब ये जो चूरू है इधर है, और ये सीकर है, और ये झुंझुनू है, इनको मिलाकर क्या बोलते हैं, शेखावाटी क्षेत्र। लेकिन जब हम कोटपुतली से आगे जो राजस्थान, जो जयपुर की यहाँ की जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, जो बहरोड वाला जो एरिया है, कौन सा, बहरोड वाला एरिया, बहरोड नारनौल वाला जो एरिया है, वहां पर तोरावाटी यानी कि यादव समाज ज्यादा पाया जाता है। उस वाले एरिया को तोरावाटी कहा जाता है। बहरोड वाले जो बेल्ट है उसको कौन से क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है, तोरावाटी। अब ये जयपुर का भी भाग आता है, सीकर का भी भाग आता है, और झुंझुनू का जो मिक्सर जो भाग वाला भाग है
वो क्या कहलाता है, तोरावाटी। और जो यहाँ की जो भूमि है वो आसपास के क्षेत्र से क्या है, थोड़ी ऊंची है, इसलिए इसको बोलते हैं उच्च भूमि। समतल तो भाग है लेकिन कई किलोमीटर क्षेत्र में यह अन्य भाग से थोड़ा ऊंचा है, इसलिए इसको बोलते हैं उच्च भूमि। लेकिन ये कहाँ स्थित है, तोरावाटी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसको बोलते हैं तोरावाटी उच्च भूमि। अब ये जो नदी है वो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। अब ये जो खंडेला की पहाड़ियां हैं, मान लिया ये अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। और यहाँ पे है ये जो जयपुर है, ये जो जयपुर है, इस जयपुर के जस्ट इधर ही क्या है, सीकर है। अब ये जो सीकर है यहाँ पे, अभी सीकर के अंतर्गत जो अरावली पर्वतमाला की जो श्रेणियां हैं उसके अंतर्गत क्या है, खंडेला की पहाड़ियां हैं। और वो कहाँ है, सीकर में। तो ये जो खंडेला की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से यह नदी निकलती है बरसात के दिनों में। कब निकलती है ये, बरसात के दिनों में। जो सीकर झुंझुनू में लगभग 100 किलोमीटर प्रवाहित होती है। सीकर और झुंझुनू में ये, अब ये यहाँ से निकलती है, यहाँ चक्कर खा के इधर आती है, ये यहाँ निकलती है, फिर ये चक्कर खा के इधर जाती है। अब ये यहाँ पे क्या आ जाता है, चूरू आ जाता है। इस क्षेत्र में से प्रवाहित होते हुए ये इधर जाती है, झुंझुनू में बहती हुई चूरू की सीमा पर क्या हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये सीकर झुंझुनू में प्रवाहित होती हुई कितनी किलोमीटर प्रवाहित होती है, ये लगभग 100 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और जब चूरू की सीमा पर जाती है ये, वहां पर क्या हो जाती है, ये विलीन हो जाती है या लुप्त हो जाती है। इसके बाद में जो नदी आती है वो है साबी नदी। साबी नदी सेवर पहाड़ियां, सेवर पहाड़ियां। अब ये पहाड़ियां कहाँ है, सेवर पहाड़ियां जयपुर में है। सेवर पहाड़ियां से निकलकर जिले की बानसूर, बहरोड, किशनगढ़, बांस, जिले की बानसूर निकलकर जिले की बानसूर, बहरोड, किशनगढ़, बांस, किशनगढ़, बांस, मुंडावर तथा तिजारा तहसीलों में बहने के बाद हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में, जिसे हम गुड़गांव बोलते हैं, गुड़गांव जिले में प्रवाहित होकर गुड़गांव जिले में कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर पटौदी के उत्तर में, पटौदी के उत्तर में विलीन हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। देखो ये सेवर की पहाड़ियां कहाँ हैं, ये जयपुर जिले में। अब जब हम जयपुर से निकलते हैं तो कुकस के आगे से जो ये पहाड़ियां हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं। कहाँ से प्रारंभ हो जाती हैं, कुकस से आगे ही ये पहाड़ियां प्रारंभ हो जाती है, जिनको क्या बोलते हैं, सेवर की पहाड़ियां, ठीक है। अब ये जो बानसूर है जो अलवर जिले में है, जो बहरोड है अलवर जिले में है, ये भी क्या है अलवर जिले में है, और ये भी क्या है अलवर जिले में।
अब ये तिजारा जो तहसील है ये भी क्या है, अलवर जिले में। ये तो ये तहसीलों में बहने के बाद अब ये जो तिजारा है, तिजारा से ही हरियाणा का बॉर्डर पड़ जाता है, ठीक है। अब हरियाणा का जो बॉर्डर पड़ता है वहां पे ये गुड़गांव, जो हरियाणा का जो गुड़गांव जो जिला है उसमें कुछ दूरी पर प्रवाहित होती है, किधर, ऊपर की ओर। मान लिया ये जयपुर है और जयपुर की ये क्या, सेवर की पहाड़ियां हैं। अब ये जो सेवर की पहाड़ियां हैं इनसे ये ऐसे निकलती निकलती हुई ये ऐसे जाती है, तो ये कहाँ जाती है, गुड़गांव जिले में प्रवाहित होती है। और गुड़गांव जिले के अंदर है एक पटौदी है, तो पटौदी के उत्तर में क्या होती है, यहाँ पे ये विलुप्त हो जाती है। हरियाणा में जाके ये क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, साबी नदी कहते हैं, ठीक है। सेवर पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, बांसुर, बहरोड, किशनगढ़, बांस, मुंडावर, तिजारा तहसीलों में बहने के बाद हरियाणा राज्य के गुड़गांव में कुछ दूरी पर प्रवाहित होने के बाद पटौदी के उत्तर में क्या हो जाती है, ये विलीन हो जाती है, ठीक है। कंप्लीट काम इसका। इसके बाद हम बात करते हैं कांकनी नदी। कौन सी नदी, कांकनी नदी। कांकनी नदी जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर दक्षिण में कोटरी गांव से यह नदी निकलती है। जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर, ठीक। कोटरी गांव से जैसलमेर के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में कोटरी गांव से निकलती है ये, ठीक। जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर जैसलमेर के दक्षिण में कोटरी गांव स्थित है, ये वहां से निकलती है। और ये कुछ किलोमीटर बहने के बाद में ये विलुप्त हो जाती है। ये कुछ किलोमीटर यानी 2, 4, 5, 6, 10 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद में कुछ किलोमीटर बाद मीटर बहने के बाद विलुप्त हो जाती है, ठीक है। यह कुछ ही किलोमीटर बहने के बाद लुप्त हो जाती है, लेकिन प्रदेश में अच्छी वर्षा होने पर यह काफी दूर तक बहती है। यह नदी स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी के नाम से जानी जाती है। यह है स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी के नाम से जानी जाती है। मसूरदी नदी के नाम से जानी जाती है। अब देखो जो जैसलमेर जिला है, देखो ये गंगानगर है, ये बीकानेर है, ये जैसलमेर है, ये मान लिया जैसलमेर। इसके दक्षिण में कौन सा है, कोटरी गांव। इस कोटरी गांव में ये है निकलती है और कुछ किलोमीटर बाद में क्या हो जाती है, ये खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और स्थानीय भाषा में क्या नाम है इसका, मसूरदी नदी है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम रूपनगढ़ नाला या नदी। रूपनगढ़ नाला भी बोलते हैं इसको और नदी भी बोलते हैं, ठीक है। उद्गम स्थल अजमेर के समीप सलेमाबाद किशनगढ़ है। अजमेर के निकट सलेमाबाद या किशनगढ़। गढ़ से क्या है, ये निकलती है और सांबर झील में आकर दक्षिण की तरफ गिरती है।
सांबर झील में, सांबर झील में यह दक्षिण की ओर से आकर गिरती है और इसका काम यही कंप्लीट होता है। खारी जो नदी है, खारी नदी है, इसकी सहायक नदी या नाला है, नदी या नाला है। ठीक है, वे सांबर झील कहाँ है? जब हम जयपुर से अजमेर की ओर जाते हैं, मान लो ये है जयपुर, मान लो। अब जब हम जयपुर से अजमेर की तरफ जाते हैं, मान लो इधर से इधर जाते हैं, तो जयपुर और अजमेर के जो बॉर्डर है, जब जयपुर से निकलते हैं लगभग 25 किलोमीटर की ओर, जो फुलेरा आता है, फुलेरा से पास में ही ये क्या है? सांबर झील है। अब इसको हम राजस्थान में, ठीक है, ये जयपुर जिले की, इसलिए इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? सांबर झील में। अब जो नदी अजमेर से निकलती है सलेमाबाद या किशनगढ़ से, ये सांबर झील के दक्षिण में आकर गिरती है, ये इस वाले पॉइंट पे आकर ये मिलती है। ये मान लो ये सांबर झील है, ये मान लो इसका क्षेत्र है, तो इसके इधर से आकर गिरती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो क्या है? खारी नदी है। ठीक है, कांकरी नदी जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दक्षिण की ओर कोटरी गांव से निकलती है और कुछ किलोमीटर बहने के बाद में ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है और इसका नाम क्या है? मसूरदी नदी है। ठीक है, रूपनगढ़ जो नाला है, जो अजमेर को सलेमाबाद या किशनगढ़ से निकलता है और यह सांबर झील के दक्षिण में आकर ये सांबर झील में गिर जाता है और इसकी सहायक नदी है खारी। इस प्रकार हमारी जो ये नदियां हैं, अरब सागर वाली, बंगाल की खाड़ी वाली और जो अंतर प्रवाह वाली जो नदियां हैं, ये हमारी क्या होती हैं? होती हैं। अब इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान में जो झीलें पाई जाती हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, बात करेंगे हम झीलों की। अब देखो झील क्या होती है? झील हम किसे कहेंगे? देखो झील वह क्षेत्र होता है जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरा हो। स्थल भाग से क्या हो? घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। जो स्थल भाग से घिरा हो, वह क्षेत्र, वह पानी भरा क्षेत्र जो स्थल भाग से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। अब राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, एक तो खारे पानी की झीलें और एक है मीठे पानी की झीलें। जो सांबर जो झील है, पहली है खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। पहली है सांबर। सांबर कौन से जिले में है ये? सांबर में, सांबर कौन से जिले में है बताओ? यदि आपको याद है, ये है जयपुर जिले में। वो तहसील है फुलेरा। जयपुर तो जिला है और क्या है? फुलेरा तहसील है। ठीक, इसके बाद में आती है, इसके जो बाद में आती है जो है डींडवाना झील, दूसरी है डींडवाना झील। डींडवाना झील कहाँ है? डींडवाना झील है नागौर में। जो नागौर का डींडवाना नगर है,
डींडवाना जो नगर है उसके समीप स्थित है। डींडवाना नगर के समीप। ठीक। तीसरी प्रमुख जो खारे पानी की जो झील है वो है पंचपदरा। पंचपदरा झील। अब ये जो झील है वो बाड़मेर के पंचपदरा नगर के समीप है। ठीक। इससे आगे वाली जो है लूणकरणसर। ठीक है। अब ये जो लूणकरणसर जो झील है वो बीकानेर के लूणकरणसर में स्थित है। ठीक है। अब आती है मीठे पानी की झीलें। इनके अलावा जो झीलें हैं वो मैं और बता देता हूं। फलौदी, नाम याद रखना, एग्जाम में काम आती हैं। फलौदी, कावेद, जो कावेद है जो जैसलमेर में है। ठीक। कछोर और रेवासा। कछोर और रेवासा प्रमुख हैं। ये जो चार और हैं, फलौदी, कावेद, कछोर और रेवासा। ठीक है। इनको भी याद कर लेना। सांबर झील है जो जयपुर जिले की जो फुलेरा है। अजमेर, जयपुर अजमेर जो रेलवे स्टेशन है वहां पे है ये फुलेरा। जैसे ही जयपुर से बाहर निकलेंगे रेलवे ट्रैक पर तो फुलेरा आ जाएगा, तो वहां पर ये सांबर झील स्थित है। ठीक है। जो डींडवाना जो नगर है, जो शहर है, वहां पे ये स्थित है। पंचपदरा क्या है? बाड़मेर। ठीक है। अब आपको ये तो पता ही होगा ना कि जयपुर कहाँ है। जयपुर यहाँ है नक्शे पे। नागौर कहाँ है? यहाँ है नागौर। ठीक है। बाड़मेर कहाँ है? बाड़मेर यहाँ है। ठीक है। फिर बीकानेर कहाँ है? बीकानेर यहाँ है। तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जितनी भी जो ये खारे पानी की झीलें हैं वो सभी किस दिशा में स्थित हैं? अरावली के पश्चिम दिशा में हैं, जहाँ पे क्या है? मरुस्थल स्थित है। और इस मरुस्थल में ही सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जिनसे क्या बनाया जाता है? नमक बनाया जाता है। नमक बनाया जाता है। ठीक है। भारत का सबसे ज्यादा जो नमक है, जो सबसे ज्यादा नमक बनाने वाली जो झील है वो है सांबर झील। भारत का सबसे ज्यादा नमक उत्पादित किया जाता है सांबर साल्ट से। ठीक है। यहाँ पर हिंदुस्तान जो कंपनी है वहाँ पे उसके द्वारा यहाँ पे नमक का संयंत्र लगाया गया है और यहाँ पे सबसे ज्यादा नमक उत्पादित किया जाता है। तो मुख्य रूप से चार है: सांबर, डींडवाना, पंचपदरा और लूणकरणसर। इसके बाद में फलौदी, कावेद है, कछोर है और रेवासा है। ठीक है। अब आती है मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों के अंतर्गत हमें प्रमुख रूप से 4 या 5 झीलों को ही जानते हैं। उनमें सबसे पहले है जो अजमेर है, वहाँ पे जो स्थित पुष्कर जो झील है उसको हम प्रथम नंबर पर लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पवित्र झील है। आती है इसमें मीठे पानी की झीलें। ठीक। इसमें पहली है, इसमें पहला है जयसमंद झील। जयसमंद
संबंध झील। इसका निर्माण जय सिंह जी ने करवाया। राणा जय सिंह जी ने करवाया। कौन सी सन में करवाया? 1685 से 1691 के मध्य। 1685 से 1691 के मध्य करवाया। ठीक, आगे चलते हैं। वर्तमान में गोमती नदी पर बांध बनाकर, कौन सी नदी पर? गोमती नदी पर बांध बनाकर इसे वर्तमान रूप दिया गया है। इसे वर्तमान रूप दिया गया है। जो वर्तमान में आप लोग जयसंबंध झील को देखते हैं, उसका जो आज जो वर्तमान में जो उसका स्वरूप है, वो इसके पास में जो प्रवाहित होने वाली जो नदी है गोमती, उस नदी पर बांध बना करे, उस बांध के पानी के द्वारा इस झील में पानी छोड़ा जाता है, जिससे ये झील भरी रहती है। ठीक है, और ये आज वर्तमान जो स्वरूप है उसमें जो पानी भरा हुआ है वो गोमती नदी के बांध के द्वारा ही भरा जाता है। ठीक है, ये कौन सा पानी है? इसमें मीठा पानी है। आगे चलते हैं। यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। विश्व की कौन सी है ये? विश्व की दूसरी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है। और भारत की कौन सी है? पहली है ये। राजस्थान की मीठे पानी की झीलों में यह सबसे बड़ी है। और राजस्थान की जो झीलें हैं मीठे पानी की झीलों में क्या है? सबसे बड़ी है। ठीक है, और ये कौन से जिले में स्थित है? यह है उदयपुर शहर में स्थित है। उदयपुर शहर में स्थित है। तो कभी भी आप लोग उदयपुर जाओ तो इस नदी, इस झील को देख के आना। ठीक है, यह लगभग 145 किलोमीटर की परिधि में है। 145 किलोमीटर की परिधि में फैली हुई है। अब 145 किलोमीटर का मतलब क्या है? यदि हम किसी को एक पॉइंट मान ले, कोई बिंदु, और इससे यदि 145 किलोमीटर की एक रेखा बना दे ऐसे, तो इसकी परिधि कितनी होगी? 145 किलोमीटर। ठीक है, ये यहां से प्रारंभ होकर इसकी परिधि कितनी है? 145 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी जो परिधि कितनी है? 145 किलोमीटर। और ये लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। 1800 वर्ग किलोमीटर में इतनी दूर से इसमें पानी आता है। इसका जो चारों तरफ का जो एरिया है वो कितने एरिया को कवर करती है? ये 1800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को यह कवर करती है, जिससे इसमें क्या आता है? पानी आता है। इसमें कुछ छोटे टापू बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? इसमें छोटे छोटे टापू बने हुए हैं। तो सबसे बड़े टापू को, वो जितने भी टापू हैं उनमें सबसे बड़े टापू को बाबा का बांगड़ा कहते हैं। बाबा का बांगड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा का बांगड़ा कहते हैं इसको। और सबसे छोटे का नाम है प्यारी। सबसे छोटे का नाम क्या है? प्यारी है। सबसे छोटे का नाम क्या है? प्यारी है।
जो ये झील है, मान लिया ये झील है, इसमें छोटे 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 जो टापू बने हुए हैं, उनमें सबसे बड़े का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा है। और सबसे छोटे का नाम क्या है? प्यारी है। तो मान लो ये तो सबसे बड़ा है बाबा का भांगड़ा, और ये सबसे छोटा, इसका नाम क्या है? प्यारी है। यहाँ पर भील व मीणा जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर कौन रहते हैं? भील और मीणा जाति के लोग रहते हैं। भील और मीणा जाति के लोग रहते हैं। ये जाति नहीं है, ये है जनजाति। भील व मीणा जनजाति के लोग रहते हैं यहाँ पे। देखो किसने बनाई? राणा जयसिंह ने। कौन से साल में बनाई? 1685 से 1691 के मध्य। इसमें वर्तमान में पानी कहाँ से आता है? गोमती नदी पर बांध बनाया गया, उससे इसमें पानी की सप्लाई होती है। यह किसके द्वारा बनाई गई है? यह मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम झील बोलते हैं। तो यह विश्व की कौन सी नंबर की झील है? कृत्रिम झील, दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और यह झील कहाँ स्थित है? उदयपुर शहर में स्थित है। यदि गणना गणितीय आंकड़ों में की जाए तो इसकी परिधि कितनी है? 145 किलोमीटर है। और यदि इसमें पानी आने का जो अपवाह क्षेत्र यदि गणना करें तो इसका है 1800 वर्ग किलोमीटर। अभी इस झील में जो टापू बने हुए हैं, उनमें सबसे बड़े जो टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। और यहाँ पर किस जनजाति के लोग निवास करते हैं? मीणा और भील जाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। इसके जस्ट बाद में क्या आती है? हमारी राजसमंद झील आती है। कौन सी झील आती है? राजसमंद। जयसमंद के बाद में कौन सी झील आती है? राजसमंद। अब ये जो झीलें हैं, ज्यादातर ये फेमस झीलें हैं। अब आती है राजसमंद, दूसरी है राजसमंद। ठीक, राजसमंद झील को महाराणा राज सिंह ने राज सिंह ने 1662 कांकरोली, ये राजसमंद में पड़ता है, कांकरोली रेलवे स्टेशन के निकट बनाया। रेलवे स्टेशन के निकट है ये। महाराणा राज सिंह ने 1662 में कांकरोली के समीप बनाया, जो वर्तमान में वहां पे क्या है? कांकरोली रेलवे स्टेशन है। ठीक है। इस झील में कौन सी नदी आकर गिरती है? गोमती नदी इस झील में आकर गिरती है। इस झील में गोमती नदी आकर गिरती है। ठीक है। इसके बाद यह 6.5 किलोमीटर लंबाई कितनी है इसकी? 6.5 किलोमीटर। और चौड़ाई इसकी है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। ठीक। इस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है। इस झील का उत्तरी भाग 9 चौकियों के नाम से जाना जाता है, या 9 चौकियां स्थित हैं, जो किसकी बनी हुई हैं? संगमरमर की बनी हुई हैं। इसके अंतर्गत मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। यहाँ पे शिलालेख भी लगाए गए हैं
यहां पे 25 शिलालेख हैं जिन पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, लिखा गया है। ठीक, दोबारा देखो, किसने निर्माण किया इसका? महाराणा राज सिंह ने 1662 में। कहा? कांकरोली के रेलवे स्टेशन के पास। इस झील में गोमती नदी आकर गिरती है। देखो, जयसंबंध जो झील है उसमें पानी आता है गोमती नदी पर बनाए गए बांध से, और राजसंबंधी जो झील है उसमें आकर गिरती है गोमती ही नदी। ठीक है, तो दोनों किससे संबंधित है? गोमती नदी से। लंबाई है 6.5 किलोमीटर, चौड़ाई है 3 किलोमीटर। इस झील का उत्तरी भाग नौचौकियों के नाम से या नौचौकिया वहां पर स्थित है, और ये किसकी बनी हुई है? संगमरमर की ये बनी हुई है। और इसी झील के किनारे पर 25 शिलालेख लगे हुए हैं, और उन पर किसका इतिहास लिखा गया है? मेवाड़ का। जो उदयपुर और जो राजसमंद है वो मेवाड़ के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन शिलालेखों पर किसका किया गया है वर्णन? मेवाड़ के जो राजा हुए हैं उनका वर्णन किया गया, उनका इतिहास लिखा गया है। अब आती है नंबर 3 पे पिछोला झील। नंबर 3 पे पिछोला झील। पिछोला झील को 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के समय एक बंजारे ने इसका निर्माण किया। यह उदयपुर झील के पिछोली गांव के किनारे पर, गांव कौन सा है? पिछोली गांव, गांव के किनारे पर स्थित है। उदयपुर जिले के पिछोली गांव के निकट यह पिछोला झील स्थित है। यह झील 7 किलोमीटर चौड़ी है। 7 किलोमीटर क्या है? चौड़ी है। कितने किलोमीटर? 7 किलोमीटर चौड़ी है। इसके अंदर 2 टापू स्थित हैं। 2 टापू हैं जिन पर 2 महल बने हुए हैं। पहला है जग मंदिर और दूसरा है जग निवास। दूसरा है जग निवास। इनमें अब लेक पैलेस होटल खुला हुआ। इन दोनों में क्या है? लेक पैलेस होटल खुला हुआ है। ठीक है, इन झील में जो 2 टापू हैं उन पर जग मंदिर और जग निवास 2 सुंदर महल बने हुए हैं। इनमें अब वर्तमान में क्या चलती है? लेक पैलेस होटल चलती है। देखो, पिछोला झील कब बनाई गई है? 14वीं शताब्दी, यानी 1301, 1302, 1300 यानी 1300 से लेकर 1400 तक का समय के अंतर्गत राणा जो लाखा हुआ है, जो शासक मेवाड़ का शासक हुआ है, कौन? राणा लाखा। उसके शासन काल में एक बंजारा है। बंजारा आप जानते हैं, जो गाड़िया लुहार जो होते हैं, बंजारे होते हैं, वो उन्होंने पिछोली गांव के निकट किसका निर्माण किया है? पिछोला झील का। गांव के नाम से ही यह फेमस हो गई, पिछोली या पिछोला झील। यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी है? 7 किलोमीटर चौड़ी है, और इसके झील के अंतर्गत 2 टापू हैं जिनमें 2 महल बने हुए हैं। पहला महल है जग मंदिर और दूसरा है जग निवास। वर्तमान में इन महलों में क्या चलती हैं? होटल चलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम आना सागर झील। अब आना सागर झील को तो सब जानते हैं आप। आना सागर झील कहाँ है? ये अजमेर में स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? आना जी ने करवाया था। जो पृथ्वीराज जो चौहान थे उनके दादाजी ने 1137 में
आनाजी, और आनाजी के नाम से ही इसका नाम पड़ गया आना सागर झील। ठीक है, इस झील के पास में दौलत बाग बनाया गया है, एक दौलत बाग। किसके समय? जहांगीर के समय। ठीक है, जहांगीर के समय एक उद्यान बनाया गया। यह क्या है? उद्यान है जिसका नाम क्या है? दौलत बाग, जिसे आज वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। सुभाष उद्यान के नाम से जाना है। जीके का क्वेश्चन है, दौलत बाग को किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। आना सागर जो झील है, जो अजमेर की दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अजमेर की दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। तो इसका दृश्य कैसा है? रमणीय है, यानी मन को भाने वाला है, रमणीय स्थल है यह। ठीक है, कहां पे है ये? अजमेर में है। 1137 में आनाजी ने बनवाई और जागीर के समय में इसके पास में एक दौलत बाग बनवाया गया, और दौलत बाग का वर्तमान में नाम है सुभाष उद्यान, और यह जिन दो पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, अब आती है सीलीसेड। सीलीसेड है अलवर में। ठीक, दूसरी है कोलायत। कोलायत है बीकानेर में। और इस पर कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि का आश्रम है कोलायत झील पर। फिर आती है पुष्कर झील। यह है अजमेर में। ठीक, और यहां पर एकमात्र भारत का ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, इतना ही याद करना आप लोगों को। देखिए, दोबारा देख लेना झीलों को, मीठे पानी। जयसमंद को किसने बनाया है? राणा जयसिंह ने। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। इतना ही याद रखना है आप लोगों को। 1685 में से लेकर 1691 के मध्य में इसका निर्माण हुआ है। और ये कृत्रिम झील है, और राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, और विश्व की दूसरे नंबर की यह कृत्रिम झील है। इसका टोटल एरिया है, परिधि एरिया है 145, अर्थात 150 किलोमीटर के आसपास में, और इसका अफवाह क्षेत्र है लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरी है राजसमंद। राजसमंद झील है जो राजसमंद जिले में है, और राजसमंद जिले का एक छोटा सा कस्बा है कांकरोली। ठीक है, वहां पे किसने बनाया? महाराणा राज सिंह ने। और महाराणा राज सिंह ने 1662 में। और इस झील में गोमती नदी आकर गिरती है, और उसमें जयसमंद झील में गोमती नदी पर क्या बनाया गया है? बांध बनाया गया। ठीक, लंबाई है 6.5 किलोमीटर और चौड़ाई है 3 किलोमीटर। इस झील का उत्तरी भाग 9 चौकियों के नाम से फेमस है। वहां पे 9 चौकियां बनी हुई हैं, और 25 शिलालेख इस झील पर स्थित है, जहां पे उनमें मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। नंबर 3 पे आती है पिछोला झील। 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के समय एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया, जो पिछोला गांव में होने के कारण पिछोला झील के नाम से जानी जाती है। इस नदी में 2 टापुए हैं। इस नदी में कितने टापू हैं? 2 टापू हैं, जगमंदिर और जग निवास। तो इनमें अब वर्तमान में क्या चलती है? लेक पैलेस होटल चलती है। और जो जयसमंद झील थी उनमें कितने टापू थे? लगभग खूब सारे टापू थे। उसमें सबसे बड़े का नाम क्या था? बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा का नाम क्या था? प्यारी था। ठीक है, आगे चलते हैं। आना सागर झील। आना सागर जो झील है 1137 में बनाई गई आनाजी के द्वारा, जो पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? दादाजी थे। ठीक, उद्यान जो जागीर के समय इसमें जो उद्यान बनाया गया था उसका नाम था दौलताबाग, जिसे वर्तमान में आज
सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और ये जो झील है जो अजमेर की 2 प्रमुख पहाड़ियों के मध्य स्थित है, इस कारण इसका जो दृश्य होता है वो रमणीय दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है, मन को भाने वाला होता है। फिर आती है सिलीसेट जो अलवर जिले में है, दूसरी कोलाय झील है जो बीकानेर जिले में है, और जो कोलाय झील का जो किनारा है उस पे जो कपिल मुनि हुए हैं हमारे, वहां पे इनका क्या है आश्रम स्थित है। फिर बात करते हैं पुष्कर झील की, जो पुष्कर झील है जो अजमेर में स्थित है, और ये जो झील है इसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है, और यहाँ पे एकमात्र भारत का क्या है ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ पे स्थित है। और फिर ये जो हमारे जो कंप्लीट होता है ये चैप्टर इस प्रकार, जो प्रवाह तंत्र है राजस्थान का प्रवाह तंत्र, देखो जयसमंद उदयपुर यहाँ है, ठीक, राजसमंद जस्ट इसके पास में है, ठीक। फिर आता है पिछोला बीकानेर, पिछोला भी कहाँ है बताओ, उदयपुर के पास में है। फिर आता है आना सागर अलवर में है, ठीक। फिर सिलीसेट भी आना सागर कहाँ है अजमेर में है, ये रहा अजमेर। फिर क्या है सिलीसेट अलवर में है, यह है अलवर है। फिर कोलायत है बीकानेर, यह है बीकानेर है। फिर कहाँ है पुष्कर है, ये भी क्या है अजमेर है। तो लगभग एक जो झील है कौन सी बीकानेर कोलायत वाली, उसको छोड़कर 99% जो झीलें हैं मीठे पानी की जो अरावली के कौन सी दिशा में स्थित हैं, पूर्वी दिशा में स्थित है। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर क्लियर होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत जितने भी जो विद्वान हुए हैं, थानवेट हुए हैं, ट्रिवार्था हुए हैं, कोपेन हुए हैं, उनका जो जलवायु वर्गीकरण है उनका हम अध्ययन करेंगे। अर्थात ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है। इनको हमेशा याद करना, आगे काम में आएंगे, जीके में भी काम में आएंगे, और जो आपका जो रिटर्न कार्य होगा बीए फर्स्ट ईयर वाला, उसमें भी ये महत्वपूर्ण कार्य में करने में आएंगे, ठीक है। यदि इस टॉपिक में यदि कोई गलती हुई हो या मेरे द्वारा कुछ पॉइंट छोड़ दिए गए हों तो आप कमेंट करके या फिर कॉलेज में आकर हमें सूचित करें, जिससे हम इनमें और सुधार करने की कोशिश करें, ठीक है। धन्यवाद।